होमवर्क दिया था, निकालो बेटा। होमवर्क। इक्विलिब्रियम दिया था। चलो, इक्विलिब्रियम में कहाँ तक दिया था बेटा? डीसीटी। एक्सरसाइज 9 से 17 ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। अभी ज्यादा बात नहीं करो, ये अपन 12th में बात करेंगे। 12th में बात करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 10th का की पार्ट। ये क्या है? कंसीडर दी फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। चलो, यहां देखो। ये एकदम से कम हुआ, ये भी कम हुआ। ध्यान से देखना। ये किसका है बेटा? कंसंट्रेशन। बात नहीं यार। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जा रहा है। और इक्विलिब्रियम क्या, एक इक्वेशन क्या दी गई है? ए गैस कन्वर्ट इनटू बी गैस। अरे ये है कि नहीं है? ए गैस कन्वर्ट इनटू बी गैस, ये दिया गया है। अब मुझे बताओ, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ऐसा कुछ दिया हुआ है। अभी ध्यान सुनना। मतलब ये ए रहा होगा और ये बी रहा होगा। तो ग्राफ को मैं कैसे रीड करूंगा? टी इक्वल्स टू जीरो। ये तो टी इक्वल्स टू जीरो पे कौन प्रेजेंट है, ए या बी? ए। बी का अमाउंट जीरो है। मतलब ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है? ये रिएक्शन देखो, ये इसका अमाउंट कुछ दिया हुआ है ए, और ये जीरो ऐसा दिया हुआ है। यहां पे जाके ये कांस्टेंट हो गया, मतलब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पकड़ लिया है। अब एकदम से दोनों कम हो रहा है। अब ध्यान सुनना, दो चीजें होंगी। अगर आप ए को रिमूव करोगे तो बी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ओनली स्टैंड नहीं पड़ेगा। देखो, पहला ऑप्शन क्या है? इफेक्ट रिप्रेजेंट रिमूवल ऑफ ए। अगर मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही है, ऐसे इक्विलिब्रियम पे चल रही है, और सडनली अगर मैं ए को रिमूव करूंगा तो ए नीचे ही नीचे आ जाएगा, बी उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैं ए को ऐड करूंगा तो ए में सडन जंप आएगा, बी में कोई जंप नहीं है, क्योंकि बी में मैं कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, ओनली इंस्टेंट। जैसे मान लो इक्विलिब्रियम पे था, अपन ने 1 मोल ए डाल दिया, तो सडन ए के मोल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्या बी का बढ़ेगा? बी का कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन डिस्टर्ब होगी, तब कम या ज्यादा होने वाला है। अगर सडन कोई चेंज आ रहा है तो आप, जब भी सडन चेंज आ रहा है, मतलब जितने में भी चेंज, जैसे मान लो ये है, ये ऐसा दिया है, सडनली इस टाइम पे मान लो एकदम से 10 सेकंड हुए होंगे, 10 सेकंड पे एकदम से दोनों में चेंज आ गया, भाई इक्विलिब्रियम तो क्या होगा? अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम से चेंज हो रही तो वो क्या होगी? आराम आराम से चेंज होगी, क्योंकि रिएक्शन इतना, इक्विलिब्रियम थोड़ा इतना फास्ट होता है। तो सडन चेंज कब आता है? जब आप रिमूव करोगे, ऐड करोगे, कोई भी चेंज प्रोड्यूस करोगे। मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ए में भी सडन चेंज हुआ है और बी में भी सडन चेंज हुआ है। मतलब ए भी डिक्रीज हुआ है और बी भी डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है? अब ये डिक्रीज कैसे हो सकता है? अब कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल बाय वॉल्यूम। या तो आप दोनों ए और बी को रिमूव कर लो, या फिर आपने सडनली क्या किया होगा? वॉल्यूम बढ़ा दिया होगा। वॉल्यूम आपने जस्ट डबल कर दिया। जैसे मान लो इक्विलिब्रियम पे ये 2 है और ये मान लो ये 3 है, और ये 2 इक्विलिब्रियम चल रहा था, आपने एकदम से वॉल्यूम बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। और ये कितना हो जाएगा? 1 नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसमें सिर्फ ए को रिमूव करता तो ए का अकेला नीचे आता, बी का आता क्या? नहीं आता। ए वाला ऑप्शन गड़बड़ है। सेकंड में क्या बोले? इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो क्या इसकी कंसंट्रेशन चेंज होंगी? नहीं होंगी, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है।
रिप्रेजेंट दी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अभी बताओ, अगर वॉल्यूम अगर मैं कंटेनर का डिक्रीज करता तो कंसंट्रेशन क्या होती, बढ़ती। तो इसके इफेक्ट से कहां जाता, ये ऊपर भागता, ऐसा भागता। लेकिन ये कहां भाग रहा है, नीचे। कहां भाग रहा है, नीचे। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा, रिप्रेजेंट दी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सॉरी स्टेज, अच्छा स्टेज, अलग अलग स्टेज की बात चल रही, सॉरी स्टेज देख लेता हूँ। स्टेज 1 पे गलत है। अब उन्होंने क्या बोला, स्टेज 2, स्टेज 2 मतलब उन्होंने आगे और बना के दिया है। देखो अलग अलग स्टेज पे क्वेश्चन, एक स्टेज ऐसा आया, ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। उसके बाद से फिर से इन्होंने इक्विलिब्रियम को अटेंड कराया, चलो इनने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। फिर से क्या हुआ है देखना, ये इसका है, ये इसका है। अब हो क्या रहा है बेटा, ये वाला एकदम सडनली ऊपर चला गया, ये ऊपर आ गया। फिर से कैसा हो रहा है, ये ऐसा स्टार्ट हुआ, ये ऐसा स्टार्ट हो रहा है। चलो अच्छी बात है, ऐसा ही है ना अपने पास। ये ऊपर गया, ये नीचे गया, चलो बढ़िया है। उसके बाद से ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर से डिक्रीज होना चालू होगा, ऐसा है। यहां पर तो क्या हुआ, पहली स्टेज पे आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज जो आई है इसमें तो क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। यही हुआ है कि नहीं हुआ। सेकंड स्टेज में बताओ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, वो एकदम से बढ़ गया दोनों। अरे एकदम से बढ़े कि नहीं बढ़े, एकदम से दोनों बड़े। उन्होंने क्या बोला है, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालूंगा तो क्या इनकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है। अच्छा बताओ ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा। आपने एकदम से इन दोनों के मोल्स वगैरह जो भी ऐड रिमूव किए होंगे वो हुआ होगा। तो ये सेकंड वाला गलत है। थर्ड वाले में क्या, रिप्रेजेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अभी बताओ यहां से मैं बात करूं, थर्ड वाला, सेकंड थर्ड, थर्ड ये है, सॉरी फर्स्ट स्टेज तो ये है, गलत पढ़ रहे हैं अपन, अपन ये लिखा हुआ है, सेकंड ये लिखा हुआ है, थर्ड स्टेज ये है, फोर्थ स्टेज ये है। यही है कि नहीं है। ये तो फर्स्ट स्टेज पे कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हुआ है फर्स्ट स्टेज पे। सेकंड पे क्या बोला है, रिप्रेजेंट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के ऐड करने से कुछ नहीं हो, कांस्टेंट वॉल्यूम है। थर्ड स्टेज इसकी बात चल रही है, इस वाले की। इससे बताओ इस पे क्या हुआ है, उन्होंने क्या बोला है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। अभी बताओ जैसे ही मैं वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे ये बड़ी हुई कि नहीं बड़ी हुई है, बड़ी हुई है देखो। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने बढ़ा दिया और एक इक्वेशन ऐसी है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, ये बताओ वॉल्यूम बढ़ाने के बाद ये है कि चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान सुनना, आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया। ये बताओ इसका डेल्टा एन जी कैसा है, डेल्टा एन जी जीरो है। अगर मैं प्रेशर कम कर लूं या प्रेशर ज्यादा कर लूं, क्या रिएक्शन कहीं शिफ्ट होने वाली है, नहीं होने वाली है। तो यहां पे होना क्या चाहिए था कि अगर आप प्रेशर कम ज्यादा करोगे तो अगर बढ़ा दिया तो सबका ऐसे ही चलना था, बढ़ाने के बाद ये ऐसा ही आना था, कैसा, ऐसा। ये भी ऐसा ही आना था, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। कौन सा, डेल्टा एन जी, अच्छा बन है, सॉरी, हाँ तो फिर हो जाएगा, सही है, फिर आ जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। सॉरी, सेकंड पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, मतलब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। तो सही है, ये वाला सही है, थर्ड वाला सही है। फोर्थ वाले में क्या दिया, रिप्रेजेंट दी एडिशन ऑफ बी। अब फोर्थ वाले में अगर मैं बी को ऐड करूंगा तो बी के मोल बढ़ गए, सही है, बी के मोल बढ़े, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो ये कम होना चालू होगा, ये चालू, सही है। तो सेकंड सीओडी आ जाएंगे आंसर इसके। चलो 11th हो गया, 12th, 13, 14, बता दो। 12 13 होगा, 14 में डाउट है। अरे चलो 14, 14, if 20 moles of PCl5 is added to rigid equilibrium mixture, keeping total pressure constant at 20 atm at same temperature, then ratio of new equilibrium volume of the initial volume V will be। 14 में क्या लिखा हुआ है,
PCl5 गैस है, Cl2 गैस। ये कितने दिए गए हैं? 20। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ये बताओ इसका, इन्होंने क्या लिखा है, 10 मोल्स। ये बताओ इसका केपी कितना निकल रहा है पहले का? अरे पहले का केपी कितना निकला है? कितना? केपी कितना निकला है इसका बेटा? केपी कितना आया? 20/3, यही आया। अब देखना, इनिशियली कितना दिया हुआ है, 10 मोल प्योर PCl5 पुट इनटू कंटेनर। चलो ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर कितना रखा है? 20 रखा है। अभी बताओ 10, मैं तो ये 10 पहले था, 20 बाद में डाल दिया, टोटल कितना हो गया? 30। 30 हो गया। 30 - x, ये x यही बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर 10 पहले था, 20 और डालिए, टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। अभी तो केपी आप कैसे लिखोगे? तो कर लो ना, तो क्या बात है, वो बात तो वही है। चलो लो, आप ही बोला ना इक्विलिब्रियम पे ऐड किए, चलो इक्विलिब्रियम पे ऐड कर लो। लो 10, 10 माइनस बाय, ये बाय बना होगा, ये बाय बना होगा, हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ये इक्विलिब्रियम था? अरे था कि नहीं था? अब आपने क्या किया, इसमें 20 और डाल दिया, माइनस बाय माइनस ए, माइनस मान लो इसको जेड, बाय प्लस जेड, बाय प्लस जेड, यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और बाय प्लस जेड को क्या लिख दो? एक्स लिख दो। आया? चलो, चाहे सिंपल, पहले अमाउंट है, एक इक्विलिब्रियम अटेंड करो, फिर उसमें कुछ ऐड करके फिर करो, तो इनिशियल में अपन वो ऊपर पूरा ऐड करके डायरेक्ट फाइनल वाला लिख सकते हैं, देखो ऐसे, समझ में आया? पहले इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ, बाय माइनस चला गया, अब अपन ने 20 डाल दिया, तो 20 और 10, 30। और ये अब दोबारा इक्विलिब्रियम पे जाएगा माइनस जेड, तो बाय माइनस जेड को एक्स मान लो। आपको ऐसे लिखना है, वैसे जैसे करना है वैसे कर लो। बताओ केपी क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ Cl2, प्रेशर ऑफ PCl3 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5। आया कि नहीं आया? ये तो यहाँ पे टोटल मोल कितने हैं? टोटल मोल, टोटल मोल बता दो, टोटल मोल कितने आ गए मेरे पास बेटा? 30 + x। ये तो इसका अगर मैं मोल फ्रैक्शन लिखूंगा, 20 × x/30 + x, ये आएगा 20 × x/30 + x अपॉन, इसमें क्या आएगा, 20 × 30 - x/30 + x, यही आएगा कि नहीं आएगा? केपी कितना है? 20/3, यही है कि नहीं है? 20 से 20 कट जाएगा, x² अपॉन 30 + x। एक 20 से, सॉरी, एक 20 से एक 20 कटेगा, एक 20 और बचेगा, ये आ गया, स्क्वायर बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा? 30, अरे यार क्या, 30 - x, ये x² कट जाएगा, ये आ जाएगा पूरा का पूरा, ये आ गया, 20 से 20 कट गया, ये कितना हो गया बेटा? 900 - x² = 3x², ये आ गया कि नहीं आ गया? ये कितना हो जाएगा? 900 = 4x², ये तो x अच्छा बन गया यार, मजाक मजाक में अच्छा हो गया ये तो। कितना हो गया? 30/2। एक्स कितना आ गया? 15। क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है अपन ने। न्यू इक्विलिब्रियम वॉल्यूम नया पूछा है ना, नया इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम के, ये बताओ ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था अपना? अच्छे बताओ। इनिश अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीबी इक्वल टू क्या होता है?
nRT, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, N/P, यही होगा कि नहीं होगा। तो V1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, N1P1, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब मुझे रेशो निकालना है ना वॉल्यूम का, V2/V1, तो यहाँ पे क्या होगा, N2/P2, N1/P1, यही रेशो आएगा कि नहीं आएगा, देखते जाना, यही रेशो बनने वाला है। ये बताओ, इनिशियली V2/V1, बात नहीं करो बेटा। अब कितने हो गए, 15 15 15, 45 हुए कि नहीं हुए, 45/20, ये फाइनल हो गया। जब आपने जब आपने बेटा ये 10 10 लिया था, ये 10 है ना इनिशियली, और कितना डिसोसिएट कर रहा है, 5, 50%। 10 का 50% कितना होगा, 5, ये -5, ये 5, ये 5, अब कितना हो गया, ये बनेगा 5, ये बनेगा 5, और ये बनेगा 5, टोटल कितने हो गए, 15, 15/20। प्रेशर तो 20 20 है, इस कंडीशन में भी उन्होंने 20 रखा है, और लास्ट में भी उन्होंने 20 रखा हुआ है, यही रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, कितना हो गया जल्दी बोलो, 45/15, 15 30, 3 आ जाएगा, 3:1, दिल्ली आ जाएगा आंसर, क्या दिया है, आ गया। अरे ओरिजिनल लिख लिया और फाइनल लिख लिया, फाइन। उन्होंने देखो, उन्होंने क्या किया, प्रेशर सेम रखा, 20 20 ATM रखा, बोले जब 10 मोल है तब 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो उससे अपन ने केपी निकाल लिया, केपी निकाला। अब उन्होंने बोला कि हम इसमें 20 मोल और डाल रहे हैं, प्रेशर 20 ही मेंटेन रख रहे हैं, तो वॉल्यूम का रेशो बताओ, तो मुझे तो बस पीवी इक्वल टू एनआरटी एक ही चीज आती है, चारों को मिला के क्या मिलता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब अपने पास क्या था, मोल्स का रेशो इक्विलिब्रियम से निकल गया, प्रेशर उन्होंने दिया है, तो वॉल्यूम का रेशो अपन ने निकाल लिया। वॉल्यूम V1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, V2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा N2/T1, RT RT दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर सेम है। चलो, तो जब भी अपने पास क्वेश्चन ऐसा आए कि अब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, फिर से उसमें ऐड कर दिया है, फिर उससे रिमूव कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट ऐड करके ये कर सकते हो आप। चलो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर, हाँ 14 हो गया बेटा, हो गया, 15, 15 बता दें, ये बात तो अपन ने पहले की थी ना। ड्राइंग एजेंट क्या होता है, पेपर को सोख ले, तो उन्होंने बोला कि 0 डिग्री पे कौन अच्छा ड्राइंग एजेंट है, यही ना, जो जितनी ज्यादा वाटर की पेपर को खींचेगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, इस रूम में, ध्यान सुनना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस वाला, कि कोई आपसे पूछ रहा है, इस रूम में वेपर है, वाटर वेपर है, वाटर वाटर का प्रेशर, इसमें वाटर वेपर का प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर, सुनना, वाटर के प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर 10 mm ऑफ Hg है। ध्यान सुनना, ये कंटेनर है, 10 mm ऑफ Hg है। अब इसमें अपन ने क्या किया, एक ड्राइंग एजेंट डाला, क्या डाला, ड्राइंग एजेंट। अब ड्राइंग एजेंट, एक पहला वाला ड्राइंग एजेंट है, वो वेपर प्रेशर को रिड्यूस करके वो 2 mm कर दे रहा है। एक ऐसा है जो वेपर प्रेशर को 5 mm तक रिड्यूस कर रहा है। तो अच्छा ड्राइंग एजेंट कौन है, ज्यादा रिड्यूस करके ला रहा है। इस रूम में अगर कोई ड्राइंग एजेंट नहीं होगा तो 10 mm वेपर प्रेशर रहेगा। हमने ड्राइंग एजेंट डाला, वो क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके एक 10 से 5 ला रहा है, एक 10 से 2 ला रहा है। तो बेस्ट एजेंट कौन सा है, जो ज्यादा रिड्यूस कर रहा है, तो ज्यादा रिड्यूस कौन कर रहा है, पहला वाला। ऐसी क्वेश्चन ही है। अब ये बताओ, अब मैं ये कैसे चेक करूंगा कौन कितना रिड्यूस कर रहा है, तो देखो मेरे पास 3 एजेंट हैं, SrCl2.6H2O, यही है कि नहीं है, कन्वर्ट इनटू SrCl2.2H2O सॉलिड प्लस 4H2O गैस, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। केपी क्या बोलोगे इसे, 5 × 10⁻⁻12, और केपी किसके बराबर आएगा, जल्दी बोलो, प्रेशर ऑफ H2O की पावर 4, यही आएगा कि नहीं आएगा।
ये तो प्रेशर ऑफ H2 कितना जनरेट हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻12, मतलब 5 की पावर 1/4 इंटू 10⁻⁻3, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 10⁻⁻3 ये आएगा। तो पहला वाला जो ड्राइंग एजेंट है इस पे इतने प्रेशर पे आके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मतलब इससे कम नहीं कर पाएगा। क्या इससे कम कर पाएगा, नहीं करेगा। अगर देखो, अगर प्रेशर इससे ज्यादा है तो ये बैकवर्ड जाएगा, इससे कम रहेगा तो फॉरवर्ड आएगा। और कितना मेंटेन करेगा ये, मतलब अगर इस रूम में अगर मैं ड्राइंग एजेंट डाल दूं तो वो इतना प्रेशर मेंटेन करवा देगा। पहला हो गया। दूसरा वाला कौन सा है बेटा, Na2HPO4 डॉट 12H2O, इसमें कन्वर्ट हो रहा है Na2HPO4 डॉट 7H2O सॉलिड प्लस 5H2O गैस। इसका Kp कितना है, 243 इंटू 10⁻⁻13, और ये किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5। प्रेशर ऑफ H2O कितना आ गया, 2.43 इंटू 10⁻⁻13 की पावर 5। 5 हटाओगे तो इसको क्या करें, 243 इंटू 10⁻⁻15, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O की पावर 15। ये कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर 5 लिखा ना। ये कितना आ गया, 15 आया कि सॉरी 5 आएगा, 5। ये 3 इंटू 10⁻⁻3, ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2O। ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। लास्ट वाला कितना बनेगा, लास्ट वाला जो मेरे पास है Na2SO4 डॉट 10H2O, ये किस में जाएगा, Na2SO4 सॉलिड प्लस 10H2O गैस। जल्दी से बताओ ये Kp किसके बराबर बनेगा, प्रेशर ऑफ H2O की पावर 10 इक्वल्स टू 1024 इंटू 10⁻⁻30, ये 2 इंटू 10⁻⁻3 ये बनेगा। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये कितना है 3, ये 2, और 5 पे 5 की पावर 1/4, ये कैसे करें सॉल्व, ये कैसे सॉल्व करें यार, ये कैसे लिखोगे, 5 की पावर 1/4, 1/4 कैसे सॉल्व होगा, ऐसे ही कंपेयर हो जाएगा। कितना रहेगा 5 की पावर 1/4, 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1 की पावर 1/4 1 रहेगा, और 2 की 2 की पावर 4 कितना बनता है, 16। 1 की पावर 1/4 और 16 की पावर 1/4 इसके बीच में रहता है, 1 से 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। ये वैल्यू जो रहेगी 1 एंड 2 के बीच में आ रही होगी, तो सबसे कम ये कर रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आगरा आ जाएगा। मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट कौन सा रहेगा, आगरा वाला। आंसर क्या दिया है, आगरा। आ गया समझ में, तो जितना कम रिड्यूस करके ले जाएगा प्रेशर को, उतना ज्यादा उसने वाटर एब्जॉर्ब किया होगा, वो अच्छा ड्राइंग एजेंट होगा। चलो, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, रिलीज मॉइस्चर। ये बताओ, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, अपने पास कौन सा है, लास्ट वाला है ना ये, उन्होंने ये बोला है, अब बात नहीं करना बेटा, उन्होंने ये बोला है कि ये वाटर रिलीज करे। अच्छा बताओ, कब रिलीज करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी रिएक्शन के लिए रिलीज करेगा, कौन सी रिएक्शन के लिए एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये फॉरवर्ड आएगा तो ये वाटर को रिलीज करेगा, तो ये इफ्लोरेसेंस कहलाएगा, और अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये ड्राइंग एजेंट कहलाएगा। और मुझे कैसे वर्क कराना है, ऐसे कराना है।
और इसके लिए मुझे बताओ, इसके लिए प्रेशर, इसका प्रेशर कितना आ रहा है इक्विलिब्रियम पे? इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बन रहा है 2 × 10⁻⁻³ ये क्या? एट इक्विलिब्रियम। अच्छा अब आप खुद बताना, अगर मुझे रिएक्शन फॉरवर्ड ले जानी है तो इस वाले प्रेशर से ज्यादा रखूं कि कम रखूं? ज्यादा रखो, तो ड्राइंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर इस प्रेशर से कम रखूंगा तो आपका इफ्लोरेसेंस की तरह काम करेगा। मतलब वाटर, जैसे मान लो सिंपल है, मेरे पास एक रूम है, रूम के अंदर अगर अपना 10⁻³ वाटर का प्रेशर है, तो इस रिएजेंट को डालूंगा तो ये वाटर रिलीज करेगा कि उससे एब्जॉर्ब करेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो इक्विलिब्रियम पे 2 × 10⁻³ पे आता है, और अगर मैं इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे रखूंगा तो ये तो उससे कम है, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। और अगर मान लो इसी को अगर मैं 10 × 10⁻³ पे रखूं तो क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम से ज्यादा है। ऐसे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो कितना करेगा? एक क्वेश्चन ये भी आएगा, मे भी दिया हो ना दिया हो। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि इस ड्राइंग एजेंट को अपन ने इस रूम में डाल दिया तो कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा? कितना एब्जॉर्ब करेगा? मान लो ये इतना है और इक्विलिब्रियम पे कितना होना है? 2 × 10⁻³ तो इसने कितना कम किया? 8 × 10⁻³ कम किया कि नहीं किया? पीवी क्वेश्चन एनआरटी से ये निकाल देना। इतना प्रेशर कम हुआ, इतने वॉल्यूम पे हुआ, इतने टेम्परेचर पे हुआ, मोल्स आ जाएंगे आपके कि इतना मोल्स आपका वाटर वेपर इसमें कन्वर्ट हुआ है। समझ में आ गया? चलो, तो अपन को क्या देखना है? कितना? तो मतलब सिंपल है कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे वाटर इससे रिलीज करवाना है, मतलब प्रेशर मुझे क्या करना है? लेस देन 2 × 10⁻³ रखना है। यही तो है। बताओ इस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आएगी? मतलब सबसे पहले मैं इस प्रेशर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल देता हूं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती थी? आपको बताया था कितना प्रेशर है? 2 × 10⁻³ कितना एजेंट जनरेट कर रहा है और कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4.56 टॉर। 4.56 टॉर। टॉर क्या होता है? टॉर होता है और ये अपना किस में आएगा? ये तो एटीएम में आ रहा है। तो एक एटीएम में कितना टॉर होता है? 760। ये हो गया कन्वर्जन, सही हो गया। कन्वर्जन सही है तो मतलब बन जाएगा 2.76 डिवाइडेड बाय 4.56। डिवाइड करो, कितना हो गया ये? 4 से जा रहा है? हाँ जा रहा है। ये भी 4 से जा रहा है। कितना होगा? 0.19 ही आएगा ना? 1.14। ये बन जाएगा 0.19 इंटू, डिवाइड करो 0.57 इंटू 100 भी लेना है यार अपन को। 19, 38, 57, तो ये आ गया कितना? आ गया 100/3। 100/3 आ गया कि नहीं आ गया? 33.3। प्रेशर मुझे क्या चाहिए था? इससे कम चाहिए था, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चाहिए? 33.3 से कम चाहिए। आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे आ जाएगा। आ गया बॉम्बे? चलो, 16 का बॉम्बे आ गया। उसके बाद 17 हो गया बेटा। अच्छे बताओ, ये तो आसान हो गया। 33 से कम रख रहे हो तो रिलीज कर रहा है, 33.3 से ज्यादा रखोगे तो एब्जॉर्ब करेगा, 33.3 रखोगे तो कुछ नहीं करेगा। अब इस 17 वाले क्वेश्चन पढ़ो। 17 वाले में क्या चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रखें कि ये इलिक्विसेंट, मतलब ड्राइंग एजेंट की तरह काम करे। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रेशर इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। इससे प्रेशर ज्यादा मतलब 33 पॉइंट से ज्यादा, मतलब आंसर आ जाएगा इसका आगरा आ जाएगा। क्या दिया है? आगरा ही दिया। समझ गया ना कैसे काम होता है? आपको तो बस ये देखना है कि इस रूम में अगर मैं कोई भी एजेंट रख रहा हूं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे जाएगा, रूम में कितना प्रेशर है। मान लो को आपका ड्राइंग एजेंट इक्विलिब्रियम पे 2 एटीएम पे आ रहा है और प्रेशर अगर इसका 3 एटीएम, तो क्या करेगा वो ड्राइंग एजेंट? उसको एब्जॉर्ब करेगा। कब तक एब्जॉर्ब करेगा? जब वो 3 किस में कन्वर्ट ना हो जाए? 2 में। अगर मान लो वो ड्राइंग एजेंट इक्विलिब्रियम पे 2 जनरेट कर रहा है लेकिन रूम में 1 एटीएम है, तब क्या होगा? वो ड्राइंग एजेंट क्या करेगा? उल्टा बैकवर्ड में जाके उसको 2 में लाने की कोशिश करेगा। मतलब ड्राइंग एजेंट इसको जो भी इक्विलिब्रियम प्रेशर है इसमें लाने की कोशिश करता है, रूम के वेपर प्रेशर को। कम है तो एब्जॉर्ब करेगा, कम है तो रिलीज करेगा, और ज्यादा है तो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने को ये बोलते हैं, रिलीज करने को ये बोलते हैं इलिक्विसेंट, या फिर आपका एफ्लोरिसेंस। समझ में आया? चलो, और क्या दिया था? क्या? कौन सा? किसका?
क्या बताना है बेटा? 11th? 11th में कौन सा बताना है? 11th में कौन सा? तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या? लिख, बताया होगा ना सर ने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बोले तो नॉर्मल, और बॉइलिंग पॉइंट बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी भी लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइलिंग पॉइंट होता है जब बाहर का प्रेशर 1 atm हो। लिक्विड, अच्छी बताओ, बॉइलिंग का मतलब होता क्या है? पहले ही बता दो बॉइलिंग का मतलब होता क्या है। तो बॉयल होने लगे, बॉयल होने का मतलब क्या है? बबल बनने लगे, यही ना? नहीं, देखो बॉइलिंग, देखो दो चीजें होती हैं, ध्यान सुनना बेटा। आपने देखा होगा, पहले शांत हो जाओ, इसको समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताओ, आप रूम में ग्लास भर के रख दो, 15 दिन देख, 15 दिन बाद आओगे तो ग्लास खाली ही मिलेगा, क्यों? क्यों? अच्छे तो क्यों खाली मिलेगा? सर कोई पी गया होगा, प्यासा आया होगा, हमारा पानी एक्वागार्ड का था, पी गया, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो होता क्या है बेटा, अब बात देखो, बात करोगे तो फिर कुछ नहीं बताऊंगा। देखो, ये पानी भरा हुआ है, पानी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली एवोपरेट कर रहा है, ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है। 10 डिग्री पे भी ऑपरेट करेगा, 20 पे भी करेगा, 30 पे भी करेगा, 40 पे भी करेगा, 50 पे भी करेगा, 100 पे भी करेगा, 150 पे भी करेगा। लेकिन रेट ऑफ ऑपरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं सोचो कि 100 पे ये ऑपरेशन होता है। अगर 100 पे ऑपरेशन हो रहा होता तो अपना ग्लास कभी खाली नहीं होता। ठंड के टाइम में रखोगे, ठंड के टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा उस ग्लास को खाली होने में, गर्मी के टाइम में दिन भर में ही निपट जाएगा, गिलास खाली हो जाएगा। एवोप्रेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा एवोप्रेशन, कम टेम्परेचर कम एवोप्रेशन। तो एवोप्रेशन, देखो एवोप्रेशन में भी वाटर किस में, लिक्विड किस में जा रहा है, हम सोचते हैं बॉइलिंग मतलब बॉयल होना, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। अगर अपन बॉइलिंग ये बोल रहे हैं कि लिक्विड अपना वेपर या गैस में जा रहा है, यही बॉइलिंग है, तो ये डेफिनेशन सबसे बकवास है। क्यों? क्यों तो फिर तो 10 डिग्री भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे आपने रखा, रूम टेम्परेचर पे भी ऑपरेट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 में भी हो रहा है, 30 में भी हो रहा है, 40 में भी हो रहा है, तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है? बेटा समझाओ थोड़ा, नहीं पढ़ना है आराम से बाहर जाओ, पंचायत करनी है तो आराम से बैठ, नहीं देखो, नहीं पढ़ना है, क्लास खाली डली है ऊपर, वहां पे हम बेड भी लगवा रहे हैं आराम से। बस चिल होना चाहिए लाइफ में, लाइफ में क्या होना चाहिए, चिल होना चाहिए, तुम क्या करना पड़ के, पढ़ाई लिखाई तो सेकेंडरी है। बॉइलिंग की अपन तो क्या, ये बॉइलिंग कहलाएगा? तो 10 डिग्री को बॉइलिंग बोलते हो क्या? लेकिन 10 डिग्री पे भी वो लिक्विड किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, 20 में भी जा रहा है, 30 में भी जा रहा है। तो बॉइलिंग मतलब ये नहीं होता है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, बॉइलिंग साइंटिफिक टर्म अलग ही है। वो तो हम देखते हैं यार, सर 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी बबल बनाने लगता है, बबल बोले तो बॉयल, बबल बोले तो बॉयल, ऐसा कुछ नहीं है। बॉइलिंग मतलब सिंपल होता है कि देखो, ये क्या कर रहा है बेटा, एवोपरेट कर रहा है। अब आप सोचो कि अगर हम अगर हम इसको कवर कर दें, तो मान लो इसको अपन ने प्लेट से कवर कर दिया लिक्विड को, तो क्या होगा, ये बताओ? बॉइलिंग चालू हो जाएगी। पानी 10 डिग्री पे रखा हुआ है, ढक्कन से रख दिया, बॉयल होना चालू हो गया।
अभी भी बॉइलिंग। अब मालूम अभी होगा क्या, अब ध्यान सुनना, अब होगा क्या। ये लिक्विड वेपर में जाएगा, वेपर जाके एकदम यहां से कोलिजन करेगा, कोलिजन करके वापस आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, वापस आएगा। जाने को एवापोरेशन बोलते हैं, वापस आने को कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ में आया, सुना है टर्म। जब आप इनिशियली ग्लास लेते हो, भाई यहां तो वेपर है नहीं है, तो इनिशियली क्या होती है, एवापोरेशन चलती है। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस रूम में मैक्सिमम 50 बच्चे बैठ सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे, अब स्टार्टिंग की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, रूम खाली पड़ा हुआ है, क्या होगा, बच्चा आएगा, जब इसमें कुछ बच्चे आ जाएंगे तब वापस जाना चालू होगा। अब मैं बोलूँ खाली रूम में बच्चे वापस जा रहे हैं, जा पाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। पहले क्या होगा, बच्चे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद होगा क्या, बच्चे कुछ एक दो आ रहे होंगे, एक आध चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब सीट पूरी फिल हो जाएंगी, उस टाइम क्या होगा, जितने ऑन इन उतने ही आउट। उस समय इस रूम की, उस समय इस रूम की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। क्या रूम पूरा फिल नहीं है, क्या इक्विलिब्रियम पे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। मान लो क्या हुआ, आए 4 निकले 2, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आए 5 निकला 1, स्ट्रेंथ बढ़ गई। ऐसा भी हो जाए कि आया 1 निकल गए 4, क्या स्ट्रेंथ इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मतलब केमिस्ट्री मतलब नो चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं, फिक्स नहीं कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा रूम बंद कर दो इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि चीजें चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चे 10 हैं रूम बंद कर दो इक्विलिब्रियम हो गया ना, आना जाना तो बंद हो गया, तो इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। ये इक्विलिब्रियम कब कहलाएगा, जब रिएक्शन चल रही हो और चेंज नहीं आ रहा हो। बोलते ना डायनामिक, मतलब चीजें चल रही हैं, पढ़ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे। ज्यादा पढ़ लो तब भी उतना ही है, कम पढ़ लो मतलब इक्विलिब्रियम आ गया लाइफ में। तो अपन पढ़ रहे हैं और नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है चीजें। अब जैसे रूम है, रूम में क्या हुआ, रूम खुला हुआ है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये रूम की जो स्ट्रेंथ है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, बच्चे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो आप जरूर समझ जाओगे कि सर रूम की स्ट्रेंथ फिल हो गई है, पूरी जितनी सीट थी पूरी भर चुकी हैं। 2 एंटर होते तो 2 बाहर निकलते हैं, 3 एंटर होती हैं 3 बाहर निकलते हैं। ये कहलाता है अपना इक्विलिब्रियम। तो जैसे अपने पास ये कंटेनर है, मान लो कंटेनर को मैं ऐसे बोल देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। कंटेनर ऐसा है, अभी ये खाली था एकदम, अपन ने एकदम प्योर नया नया कंटेनर लाए, पानी डाल दिया। इनिशियल में क्या होगा, क्या इनिशियल में सिर्फ एवापोरेशन होगा स्टार्टिंग की, अगर हम टाइम की बात करें। फिर कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वो कोलिजन करके वापस आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों चलेगा। जब अगर मैं इस प्लेट को नहीं रखूंगा तो एवापोरेशन ज्यादा रहेगा, कंडेंसेशन बहुत कम रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, कंटेनर खाली होना चालू हो जाएगा। अब इस कंटेनर को अपन ने बंद कर दिया और अपन ने एक अच्छा खासा टाइम दे दिया। अब इस टाइम पे क्या हुआ, एवापोरेट हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ वापस आ रहा है। एक टाइम ऐसी आएगी जब रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। और इस समय जो प्रेशर होता है, उस समय जो प्रेशर प्रेशर ऑफ वेपर, ये जो वेपर बनी है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आप इस समय वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते। वेपर प्रेशर क्या होता है, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब मैं बोल दूं कि जितने बच्चे आ रहे हैं जितने इंटर हो रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, उस समय इसकी स्ट्रेंथ फिक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उस समय इसकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी कितने हैं बच्चों की। अब मान लो 10 20 ऑपरेट की और 20 आए, 20 आ रहे हैं 20 जा रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो इसमें वेपर वेपर का प्रेशर फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हर कहीं डिफाइंड नहीं होता, वेपर प्रेशर इनिशियल पे डिफाइंड नहीं होता। वेपर प्रेशर कब डिफाइंड होता है, एट इक्विलिब्रियम। एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए उस समय इस कंटेनर के अंदर जो उस वेपर का प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, वेपर प्रेशर। ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर समझ में आया। जब जब अपना लिक्विड और गैस जब इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं उस समय उसका जो ये जो प्रेशर आता है इसका पी, ये क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर कहलाता है। अब ध्यान सुनना, अभी अपन ने बॉइलिंग की तो बात की नहीं। अब आप मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अच्छे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ना चालू होगा। अब आप खुद बताओ, कम टेम्परेचर पे कम वेपर में जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा जाएगा।
अब ऐसे में क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ाते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बाहर का जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है बाहर के पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। जैसे ये बराबर होगा ये प्लेट ऊपर उठ जाएगी, निकल जाएगी गैस। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। उसको अपन क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाए, पी एक्सटर्नल इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते, मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जब वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब समझ, ऐसा हर किसी को बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलोगे। जैसे अपन ने कोई एक लिक्विड लिया, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सिंपल ये है, बीपी मतलब, बीपी बोले तो मतलब वो टेम्परेचर जहां पे पी एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाए, पी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल के बराबर। ये बताओ, नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एक, एक एटीएम पे, 1 एटीएम पे वाटर कितना लगाता है, 100 डिग्री लगा दोगे जब 1 एटीएम लगाता है वो। और नॉर्मल अगर पी एक्सटर्नल बना जाए, पी एक्सटर्नल कितना हो बेटा, 1 एटीएम, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बोले तो नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो 1 एटीएम, 1 एटीएम अपना क्या कहलाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और अगर पानी को अगर आप 1 एटीएम के बराबर प्रेशर लगवाना है, वेपर प्रेशर, तो 100 डिग्री रखना पड़ता है। आपने सुना होगा कि जहां पे हाई एटीट्यूड होता है वहां प्रेशर कम होता है, वहां पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। क्यों बॉयल हो जाता है जल्दी, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है, तो वेपर प्रेशर भी कम चाहिए पड़ेगा, वेपर प्रेशर कम तो कम टेम्परेचर पे ही इतना पीएचएल आ जाएगा। और मान लो इसी को बाहर है, बाहर में अगर 2 एटीएम कर दूं, बाहर अगर हम 2 एटीएम कर दें क्या होगा, बाहर अगर अपन 2 एटीएम कर दें तो वेपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा अंदर का, क्योंकि अब अभी क्या 1 एटीएम के बराबर लगाना पड़ा था, पी एक्सटर्नल कितना कर दिया, 2 एटीएम, अब वेपर को कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तब बॉइलिंग कहलाएगी, तब बॉइलिंग कहलाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोले तो सिंपल, ये नहीं देखो कि कब लिक्विड कब बबल बना रहा है, बबल से कोई मतलब नहीं होता है। बॉइलिंग मतलब सिंपल ये होता है कि वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर बाहर का ज्यादा है तो अंदर ही मुझे प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और बाहर का प्रेशर कम है तो अंदर मुझे कम टेम्परेचर पे उतना टेम्परेचर प्रेशर मिल जाएगा। तो वेपर जो अपना बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट अपना किस पे डिपेंड करता है, क्या हमेशा वाटर का 100 डिग्री रहेगा, नहीं रहेगा, वाटर का हमेशा 1 डिग्री नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि सर अगर हम 1 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, हम बोलते हैं ना 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है, कब होता है, जब 1 एटीएम हो, जब क्या हो बेटा, 1 एटीएम। अगर मैं 1 एटीएम से ज्यादा कर दूंगा तो 100 डिग्री से ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट, और अगर 100 डिग्री, अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर से कम कर दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम हो जाएगा। समझ में आया? और अपन ने ग्राफ भी पढ़ा होगा, ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, देखो ग्राफ आपने पढ़े होंगे, सर ने बताए होंगे, ग्राफ ऐसा ट्रिपल पॉइंट वाला बताया था, ऐसा, ये ये प्रेशर होता है और ये टेम्परेचर होता था, ये ट्रिपल पॉइंट कहलाता था, बताया था। ये वाला नहीं, ये अच्छा, ये अभी हुआ नहीं होगा तुम लोग को, ये वाला ग्राफ नहीं पढ़ा, ये जो बना हुआ है इस टाइप का,
नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, चलो लिख लो, लिखो उसमें। फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखो जल्दी, चलो अभी खत्म हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। चलो फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल फेस और फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है, ये कॉमन सेंस का पार्ट है। इक्विलिब्रियम पे तो वो अल्फा अल्फा पढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, एकदम बहुत आसान सा पार्ट है, ध्यान से सुनना। फेस और फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बात नहीं करो। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ओनली फेस चेंज होता है। क्या होता है, फेस चेंज। अब फेस चेंज किसको बोलते हैं, फेस चेंज दो चीजों को बोलते हैं। एक बोलते हैं स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट चेंज को भी फेस चेंज बोलते हैं, और एक एलोट्रोपिक चेंज को भी फेस चेंज बोलते हैं। एलोट्रोपिक चेंज, कार्बन से डायमंड से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से डायमंड, ये सब क्या कहलाता है, फेस चेंज। और ये सब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में आता है। किस में आता है, हेट्रोजीनियस। होमो हेट्रो पढ़ा था, हाँ ये हेट्रो में आता है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब ध्यान दो, अब जब भी अपन फेस चेंज पढ़ते हैं तो दो चीजें आप ध्यान रखना। पहला तो आपको पता है, इनमें से दो ही चीजें पूछी जाएंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी और सेकंड प्रेशर। दो चीजों पे काम होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और फिजिकल या फेस इक्विलिब्रियम में कभी भी अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल इंपोज नहीं करते, कहीं काम करता है कहीं नहीं करता है। कभी भी अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कॉमन सेंस से। किससे जाएंगे, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस क्या बोलता है, सबसे पहले इन दोनों पे अपनी बात होगी पूरी की पूरी। जब भी अपन डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे, जैसे अपन ने देखा H2 लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ऐसा सब जा रहा है, दो चीजों पे बात करेंगे। पहला हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर। अब ध्यान सुनना, टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर। अच्छा बताओ, आप बचपन से पढ़ते आए हो, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हीटिंग। और हीटिंग का निशान ये होता है डेल्टा, डेल्टा। अगर लिक्विड को सॉलिड में ले जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना कि कम, कम, कम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कूलिंग। टेम्परेचर, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर कम, कूलिंग को बनाते हैं उल्टा, डेल्टा, ऐसा पलट देते हैं। अच्छी बताओ बेटा, लिक्विड से गैस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हीटिंग या कूलिंग। पानी को वेपर बनाना है तो हीट देनी पड़ती है कि हीट रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा बढ़ा दो या हीट कर दो। उल्टा करोगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, सॉलिड से गैस आओगे तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और उल्टा जाओगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा क्या होगा, स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, या तो ऐसे लिख दो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना। ये सब क्या है बेटा, टेम्परेचर कम करना। ये सब क्या है, टेम्परेचर कम करना। अरे यही होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो, इतना तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि भाई किसी को हीट करेंगे तो वो फैलेगा ही, जमेगा नहीं। सॉलिड का फैलना लिक्विड कहलाता है, लिक्विड का फैलना गैस कहलाता है। क्यों क्यों फैलते हैं अच्छी चीजें, क्योंकि
टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एनर्जी देना। कोई भी चीज एनर्जी होगी, एनर्जेटिक होगी, तो उसमें मूवमेंट आएंगे, वाइब्रेशन आएंगे, यहाँ वहाँ वाइब्रेट करेंगे। जैसे जैसे आप ठंड में चुप ऐसे बैठ जाते हो, गर्मी में एकदम चल कूद कर रहे होते हो कि नहीं कर रहे होते। ऐसे ही मॉलिक्यूल है, ठंड में क्या होगा, एकदम सिकुड़ गए, कहीं नहीं जा रहे, चुपचाप पास पास में। और जैसे ही एनर्जी मिलेगी यहाँ वहाँ मूव करेंगे। तो एनर्जी कहाँ से आती है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आएगा तो स्पेस ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, स्पेस ज़्यादा चाहिए पड़ेगा तो वो स्टेट में जाएंगे जहाँ मूव आसानी से नहीं कर सकते। वर्ल्ड में आसानी से मूव करते हैं कि सॉलिड में? लिक्विड, लिक्विड में या सॉलिड में? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाई मूवमेंट साइड। कहाँ होता है? लिक्विड में। और टेम्परेचर बढ़ाओगे? गैस में। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट साइड जाएंगे, टेम्परेचर कम करोगे तो लेस मूवमेंट साइड जाएंगे। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर कम करोगे सॉलिड से लिक्विड, सॉरी गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये अपन ने टेम्परेचर खत्म कर दिया। आया समझ में? चलो, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड जाने को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड में जाने को फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस जाने को वेपराइजेशन। और यहाँ पे कंडेंसेशन। सॉलिड से और गैस से सॉलिड डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। सब्लिमेशन, डिपोजिशन। ये समझ में आ रहा है? चलो, ये तो अपन को बचपन से पता है यार, ये तो बचपन से पता है, किसी भी चीज को हीट करेंगे फैलती है बस। सेकंड, प्रेशर अच्छा है, प्रेशर का बताओ, प्रेशर का कैसे इफेक्ट देखोगे? ये बताओ, कोई आप प्रेशर लगाएगा तो आप कंप्रेस होगे कि एक्सपांड होगे? सिंपल है यार, इस पेन को मैं दबाऊंगा तो चीजें एक्सपांड होंगी, कंप्रेस होंगी? क्या होंगी? कंप्रेस। आप सिंपल ये ध्यान रखो कि जब भी हम प्रेशर से छेड़छाड़ करते हैं तो डेंसिटी, या अपन बोल सकते हैं डेंस, देखो, जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे, लो डेंसिटी, और एक रहेगी हाई डेंसिटी। अच्छा, आप खुद बताना, आप कहां से कहां मूव करोगे? आपको लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी साइड जाना है या हाई से लो जाना है? ये प्रेशर को हटाओ, ये बताओ। प्रेशर किसको इफेक्ट करता है बेटा? डेंसिटी को। कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी को इफेक्ट करेगा। प्रेशर बढ़ाओगे पास में आएंगे, प्रेशर कम करोगे दूर जाएंगे। मुझे बताओ, अगर मुझे किसी लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी साइड ले जाना है तो मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा कि एक्सपांड कराना पड़ेगा? कंप्रेस। और कंप्रेस कब होगा? प्रेशर कम कि प्रेशर ज्यादा? प्रेशर ज्यादा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? हाई डेंसिटी साइड जाऊंगा। और प्रेशर कम करूंगा तो लो डेंसिटी साइड। लो, प्रेशर का काम खत्म। ये प्रेशर का सीख गए अपन। हाँ, इन जनरल डेंसिटी सॉलिड, डेंसिटी लिक्विड, डेंसिटी गैस, क्या होता है डेंसिटी का ऑर्डर? जल्दी बताओ, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है? ये होता है कि नहीं होता है? और सेकंड, फॉर H2O, डेंसिटी लिक्विड, डेंसिटी सॉलिड, डेंसिटी गैस। ये वाटर के लिए क्या होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? लिक्विड की, आइस की ज्यादा होती है कि वाटर की ज्यादा होती है? पानी में आइस डालते हो, क्या होता है? पानी में सिक्का डालना, कहाँ चला जाता है? नीचे। पानी में आइस डालना, कहाँ रहता है? ऊपर। ऊपर क्यों रहता है? बोलते ना तैर गया, फ्लोट कर गया। क्यों? हाई डेंसिटी वाला नीचे, लो डेंसिटी वाला ऊपर। जैसे आप ऐसे समझो, कभी आपने पानी में ऑयल मिक्स किया है? होता ही नहीं है सर, कैसे मिक्स करेंगे? डाल के देखना क्या होता है। ऑयल ऊपर रहता है, पानी नीचे। क्यों? पानी ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? ऑयल ऊपर है, पानी नीचे है, उल्टा क्यों नहीं हो रहा? पानी ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, ऑयल नीचे क्यों नहीं आ रहा है? हमेशा चीजें डेंसिटी के अकॉर्डिंग आ जाती हैं। जो लो डेंस रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो भारी रहेगा वो नीचे रहेगा। तो जो अपनी पानी की, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? लगभग 1 ग्राम पर ml। जो ऑयल होते हैं लगभग 0.8 0.9 के आसपास ग्राम पर ml डेंसिटी रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं?
1 ग्राम पर ml पानी होता है, और ऑयल कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत कम डेंसिटी होती है ऑयल की। ऑयल, डीजल, पेट्रोल, जो अपन जो ईटेबल ऑयल होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वो सब इनकी डेंसिटी लगभग 0.8 0.9 रहती है। 0.8 0.9 रहती है। अभी भी आप देखना, पानी को चाहे केजी में नाप लो चाहे लीटर में नाप लो, बराबर होता है। क्या ऑयल में ऐसा होगा? कभी आप देखना, घर पे जाना, घर पे कभी भी जो मार्केट होता है, मार्केट में ऑयल कभी केजी से नहीं देते हैं, लीटर से देते हैं। क्यों? 15 लीटर की कैन लेके आए, और डेंसिटी कितने की है? 0.8 की। कितने किलो हो गया? 12 किलो। पानी में अगर 15 लीटर लाओगे तो 15 लीटर 15 केजी कहलाएगा। लेकिन ऑयल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 8.9 की डेंसिटी है। अभी देखना, आपको जब भी ऑयल मिलता है, लीटर 1 लीटर चाहिए कि 2 लीटर चाहिए? पानी में ऐसा कोई, पानी में सब बराबर होता है, क्योंकि डेंसिटी कितनी रहती है? बन रहती है। तो जो डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे। इतना समझ में आता है? तो ये याद रखने के लिए क्या हो गया कि भाई, लिक्विड ज्यादा डेंस है, बट पानी ज्यादा डेंस है कि आइस ज्यादा डेंस है? तो आप क्या बोलोगे? लिक्विड ज्यादा डेंस है आइस के कंपेयर में। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डेंसिटी इसकी ज्यादा क्यों होती, इसकी कम क्यों होती। लेकिन पानी के केस में बस अपन को ये याद रखना है कि लिक्विड ज्यादा डेंस होता है और सॉलिड कम होता है। ये दो चीजें अगर अपन को याद हैं तो अपन कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई भी चीज अपन निकाल सकते हैं। चलो, अच्छा, लिखो, ये लिख लिया। कि इसमें कभी डेल्टा एच नहीं देंगे, डेल्टा एच अपन को पता रहेगा। जैसे, अच्छा आप खुद ही बताओ बेटा। हाँ, जैसे ये है, अच्छा आप खुद बताना बेटा। H2O, ध्यान सुनना, H2O लिक्विड से हम लोग H2O गैस में गए, डेल्टा एच बताओ क्या होगा? सोच के बताना, डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव? ध्यान सुनना, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव, निकल रही है तो नेगेटिव। अच्छे बताओ, पानी पानी को अगर बॉईल कराना है तो हीट देनी पड़ती है कि पानी हीट निकालता है? पानी को हीट देनी पड़ती। देना मतलब एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव। ये दिया हो ना दिया हो, कॉमन सेंस अपन लगा ले जाएंगे। जैसे मान लो आपसे बोल दिया यार, CO2 सॉलिड से डायरेक्ट CO2 गैस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। शादियों में देखा है, धुआं धुआं कर देते हैं, यही तो रहता है ड्राई आइस। डायरेक्ट उसमें क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। देखा हो, इतना एक पॉड रहता है, उसमें हीटर लगा होता है, गर्म पानी में जाके दौड़ते जाते हैं, आइस डालते जाते हैं, वाइट वाइट टाइप की। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल आइस लोगे हाथ में तो हाथ गीला हो जाएगा, ड्राई आइस लोगे तो कुछ नहीं होगा, ड्राई ड्राई टाइप का रहेगा, पानी निकलता है, डायरेक्ट वेपर में जाता है। तो क्या बोलते हैं? आइस जैसा दिख रहा है लेकिन गीला नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं उसे? ड्राई आइस। सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ये बताओ, इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सॉलिड को लिक्विड में ले जाना है, हीट करना पड़ेगा, और सॉलिड को गैस में ले जाना है तो और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? चलो एक चीज और बता दो, ये बताना, डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव, ये बता दो। डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव? डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा बताओ, गैस को सॉलिड में ले जाना है, ये तो, गैस को अगर आप लिक्विड में ले जाओगे तो कंडेंस कराओगे, कंडेंस में क्या होता है? हीट निकलती है। अभी तो इसकी इसके आप तो ऐसे देखो यार, सिंपल, ये तो आप पानी जब गैसियस फॉर्म में तो ज्यादा एनर्जी रख रहा है कि सॉलिड फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में कम, ज्यादा एनर्जी से हम कहाँ जा रहे हैं? कम एनर्जी साइड, तो एनर्जी उसे रिलीज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये तो अपन ने हीट का ये दे दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया तो कॉमन सेंस जिंदाबाद, कॉमन सेंस अपन को आता है कि भाई, अगर, ये बताओ, आपने खुद ही लिखा है यार, खुद लिखा है कि नहीं लिखा? देखो ऊपर,
यहां से यहां जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, यहां से यहां जा रहे हो, अगर यहां से यहां आओगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब हीट रिलीज होगी, और कम करना पड़ेगा हॉट। रिलीज मतलब नेगेटिव, एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव, रिलीज मतलब नेगेटिव, एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हीट रिलीज करेगा, रिलीज करके सॉलिड लिक्विड गैस किस में आएगी। ये तो फ्रीजर में आइस कैसे जमती है, ये तो आइस जमा नहीं होती तो आप गैस के ऊपर रखते हो कि फ्रीजर में डालते हो पानी को। लिक्विड है, उसको अगर आप गैस स्टोव के ऊपर रख दोगे, गैस बर्नर के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, गैस क्या देगा, हीट देगा। तो लिक्विड किस में चला जाएगा, पेपर में, और फ्रीजर क्या करेगा, हीट खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो पानी से क्या हो रहा है, पानी से हीट खींच रहा है, मतलब पानी हीट दे रहा है। तो अगर आप मुझे बताओ H2O लिक्विड से H2O वेपर सॉलिड में जाने की प्रोसेस क्या है, डेल्टा H पॉजिटिव की नेगेटिव। लिक्विड हीट निकाल रहा है, और वो हीट कौन सक कर रहा है, फ्रीजर। फ्रीजर हीट हीट क्या कर रहा है, उससे एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब पानी ने क्या दी, हीट दी, मतलब ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता, जब उसी पानी को आप गैस बर्नर पर रख देते हो, गैस जलती है, तो गैस से जलने से जो एनर्जी निकलती है वो कौन एब्जॉर्ब करता, पानी, और पानी किसमें चला जाता, पेपर में। पेपर में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अपने पास ऐसा चल रहा है, ये अपन ने देख लिया, ये मुझे पता है। अब देखना, अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, सिंपल सी कंडीशन है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आपको फेवरेबल कंडीशन बताओ क्या होंगी, फेवरेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को मेल्ट कराना है, क्या कराना है, आइस को मेल्ट कराना है, ध्यान सुनना। तो सर आइस को मेल्ट कराना है तो पहले आप प्रोसेस लिख लो, क्या लिखोगे, प्रोसेस लिखोगे आप, H2O सॉलिड से कहाँ जाना है बेटा, ऐसा इक्विलिब्रियम लिख लिया। अब मुझे बताओ, मतलब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है फॉरवर्ड। मुझे बताओ अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो प्रेशर और टेम्परेचर में से कौन हेल्प करेगा, अगर मैं ये बताओ, मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर कैसे हेल्प करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएं कि टेम्परेचर कम करें। सॉलिड से लिक्विड जाना है, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, कम करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। मतलब पहली कंडीशन क्या है सर, टेम्परेचर बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जाना है, प्रेशर बढ़ा दो। अब प्रेशर पे कैसे बोलोगे, अब देखना मुझे ये बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, ये हमेशा धोखा देता है, याद रखना, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है। मुझे लो डेंसिटी से हाई जाना है कि हाई से लो जाना है, मुझे लो से हाई जाना है। लो से हाई जाना है तो कंप्रेस करना पड़ेगा कि या एक्सपांड कराना पड़ेगा, कंप्रेस। और कंप्रेस कब होता है, प्रेशर बढ़ा दो। ये फेवरेबल कंडीशन हो गई, क्या हो गई, मेल्टिंग ऑफ आइस की फेवरेबल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो। तो वही अगर अपना ऐसा होता कि मान लो मुझे कोई एक सब्सटेंस है सॉलिड से, मुझे किसी एक को लिक्विड में ले जाना है, एक को कहाँ ले जाना है, लिक्विड में, इसकी मेल्टिंग की बात करनी है, मेल्टिंग बढ़ाना है। एक तो मुझे मालूम है कि सॉलिड से लिक्विड तो क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, और इन जनरल क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है कि लिक्विड की, सॉलिड की। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। ये कंडीशन हो जाएगी अदर लिक्विड की, है। कोई सी भी चीज हो अपन बता ले जाएंगे। अब जैसे चलो ये लिखो पहले, असाइनमेंट बनाते हैं अपन। तो ये सिंपल चलता है, देखो इसमें ज्यादा अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें अपन को सिंपल लिखना है, देखना है, कॉमन सेंस बस। फिजिकल इक्विलिब्रियम बोले तो कॉमन सेंस भाई, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाओगे कहाँ जाएंगे हम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड लिक्विड, सॉरी गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। प्रेशर बढ़ाएंगे लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी, प्रेशर कम करेंगे हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। चलो।
कार्बन कौन सा है? डायमंड बना रहे हैं अपन। ये तो ग्रेफाइट से डायमंड जाना है। डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव? सोच के बताओ। अच्छा क्या होना चाहिए, तुक्का मानना हो आपको तो एक अंदर से फीलिंग आती है पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? देखो थोड़ा अपन दिमाग लगाएंगे, नहीं ये मालूम ये तो। अच्छा ये तो डायमंड कहाँ बनता है, अर्थ के ऊपर बनता है कि नीचे बनता है? देखो होता क्या है, सुनो। जैसे अपन ने सुना कि डायनासोर पहले थे, पेड़ वगैरह थे, धल अर्थ ने पलटी मारी, वो नीचे चले गए। कुछ जो डायनासोर अच्छे थे वो डायमंड बन गए, जो खराब थे वो कोयला बन गए, कुछ डीजल बन गए होंगे, कुछ पेट्रोल बन गए होंगे। अपनी अपनी औकात जैसे उनने काम किए होंगे। वही कुछ कुछ डायनासोर डायमंड के फॉर्म में चल रहे हैं मार्केट में, बहुत वैल्यू, और कुछ काला कोयला बन गया। कर्म में जो उनने अच्छे काम किए होंगे वो डायमंड बन गए होंगे बेचारे, और जो नहीं किए होंगे कुछ ऐसे हैं जो कुछ ही नहीं हुआ, अभी भी पड़े हुए हैं नीचे। तो होता क्या है, अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें, ध्यान सुनना। ये ग्रेफाइट डायमंड कहाँ बनता है? नीचे नीचे बनता है, अर्थ की सरफेस पे नहीं बनता है। और नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। अर्थ कोर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। मतलब डायमंड का कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? हाई टेम्परेचर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाई टेम्परेचर मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। ये तो अब तो खुद ही देख के बताओ, डायमंड ज्यादा डेंस रहता है कि ग्रेफाइट? डायमंड ज्यादा ग्रेफाइट रहता है। डायमंड देखना मम्मी के पास होगा, नहीं होगा तो दुकान में चले जाना, बोले डायमंड दिखाओ, लेना है, दिखा देगा, देख लेना। वो, और ग्रेफाइट पेंसिल, जो अपने पास पेंसिल है वही तो ग्रेफाइट है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, डायमंड की या ग्रेफाइट की? डायमंड। दोनों प्रॉब्लम खत्म। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, ये बताओ, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट, जल्दी बताओ कैसे बना सकते हो? मुझे बताओ, मुझे यहां से यहां जाना है। डेल्टा एच नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आएगा, सॉरी गलत बोल दिया, क्योंकि हीट की रिक्वायरमेंट है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी वो। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब जब अपन क्या करेंगे, एकदम ग्रेफाइट को एकदम टॉर्चर करते रहेंगे, हाई टेम्परेचर पे एकदम टेम्परेचर दे रहे हैं, तब जाके वो क्या होगा, सोचेगा कि आप चलो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा ये बताओ? डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डायमंड की ग्रेफाइट की? सर डायमंड की। तो प्रेशर ज्यादा रखना और टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही डायमंड किस में ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट होगा, डायमंड में। क्या इतने आसानी से हो जाता है? क्यों? सर हो जाता तो ग्रेफाइट कम मिलता, डायमंड ही डायमंड मिल रहा होता मार्केट में। पेंसिल आ रही होती 2 करोड़ की, पेंसिल आ रही होती कितनी, 2 करोड़ की। तो डायमंड हर जगह ऐसे उठा उठा के मार रहे होते लोग। क्या? और तो तुम फिर उल्टे सीधे करने लगे। जो तुम्हें बताया, तुम्हें डेंसिटी किससे रिलेट करनी है, प्रेशर से। और हीट किससे रिलेट करनी है, टेम्परेचर से। अब तुम कसम खा के बैठे कि सही कैसे आ रहा है मेरा। दो चीजें होती हैं, एक आंसर आना एक हो जाता है, और एक मेरा ही सही क्यों आ रहा है, गलत क्यों नहीं हो रहा है। ये भी एक बड़ी टेंडेंसी रहती है इंसान की कि गलत क्यों नहीं हो रहा है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी, हमेशा बोल रहा हूं कि डेंसिटी को प्रेशर से रिलेट करना है और टेम्परेचर को हीट से। हीट रिक्वायरमेंट तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हीट रिलीज तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सिंपल प्रोसेस है।
दो चीज। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सर फेवरेबल कंडीशन ही है तो हर कोई ऐसा करे सर, पेंसिल लेके आते हैं, दबा देते हैं और हीट लगा देते हैं। अच्छा, कंप्रेसर लिया, कंप्रेस किया और बर्नर के नीचे डाल दो। आज डायमंड, आज ग्रेफाइट, कल डायमंड, करोड़पति क्या करेंगे पढ़ लिख के? सर यही मेथड सिखा दो तो क्या करेंगे 2 साल। ये तो अपन ने बताया कंडीशन, लेकिन एक रिक्वायरमेंट होती थी टाइम रिक्वायर्ड। टाइम बहुत लगता है। कब डायनासोर वगैरह होंगे, उससे पहले, तब जाके अब बेचारे वो डायमंड बने, उनमें भी पूरे नहीं बन पाए। उससे पहले ही आदमी ने खोद दिया, निकाल लिया, कोयला निकल आया। होता क्या है कि ये वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, एक्सट्रीम स्लो प्रोसेस होती है। मे बी आप क्या करो, आपने क्या किया, आपने सोचा डायमंड बनाते हैं ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट लेके आए, एकदम कंप्रेस करके एकदम पूरा सेटअप लगाया, कंप्रेस कर दिया, हीट जला दिया, और आप आग लगा के गए हो जला के, तो चला आपकी 7-8 पीढ़ी बाद उनको डायमंड मिलेगा। इतनी स्लो प्रोसेस होती, काइंटिकली वेरी वेरी स्लो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत आग लगाया, प्रेशर लगाया और डायमंड। ऐसा होता तो बेचारा ग्रेफाइट तो बचता ही नहीं, ग्रेफाइट निपट जाता बेचारा, सभी डायमंड लेके घूम रहे होते, घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे होते। ये तो है, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपन ने टाइम की बात नहीं की। टाइम की बात करते तो ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है। हाँ, टाइम फैक्टर को हटा दो तो क्या है अपने पास। अब जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका पानी मेल्ट हो, आइस मेल्ट होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितने टाइम में मेल्ट होगा। मैं बोला कि बस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा और प्रेशर कम कर दूंगा, मेल्ट हो जाएगा। कितने टाइम में मेल्ट होगा, टाइम की बात नहीं चल रही है। टाइम की जब भी बात आएगी तो अपने पास एक दूसरा चैप्टर है जिसको अपन बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, उसमें 12th में पढ़ेंगे, उसमें अपन रेट की बात करेंगे। अपन सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये होगा तो क्या कंडीशन रखें। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि यार इतने घंटे पढ़ना है, ये होमवर्क करना है, तो जेई में हो जाएगा, क्या अकेला यही फैक्टर है? 12 घंटे तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो ये मुझे थोड़ा ना पता, कैसे पढ़ रहे हो मुझे भी नहीं पता। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इतना है, ऐसा कर लो, मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक पूरी पढ़ लो, और पता चला कि तुमने, मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा कर लो, जेई में हो जाएगा, तुमने सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ा। पूरा जो 2 घंटे में होमवर्क होना चाहिए तुम 50 घंटे में कर रहे हो, बोल रहे हो सर मेरा हो जाएगा। तो एक टाइम भी रहता है और कैसे कर रहे हो वो भी रहता है। अभी अपन सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या है, मुझे अगर ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये पूछ लेते हैं। तो याद कैसे रखो, कौन ज्यादा भारी होता है, डायमंड के ग्रेफाइट, डायमंड तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डायमंड की। और हीट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड इज एक्सो या एंडो, एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर देना पड़ता है। कैसी प्रोसेस है बेटा ये, एंडो, एंडो, एंडोथर्मिक, समझ में आया? ऐसे अपने पास आ जाएंगे, इस टाइप के अपने पास दिए रहेंगे। चलो बता दें बेटा ये। तो किसी भी चीज को अगर अपन को बताना है, चलो अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं, ट्रिपल फेस डायग्राम ऑफ H2O की बात कर रहे हैं बेटा, ट्रिपल फेस। अब मुझे बताओ ट्रिपल फेस डायग्राम मतलब क्या होता है। ध्यान सुनना, अपन ग्राफ बनाएंगे एक, यहां पे लेंगे अपन प्रेशर और यहां क्या लेंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होता है, प्रेशर। ठीक, बताओ मैं 3 रीजन में डिवाइड करूंगा वो पूरे ग्राफ को। बस आपको चूज करके बताना है कि एक एक जगह कहीं सॉलिड आएगा, एक जगह कहीं लिक्विड आएगा, एक जगह कहीं गैस आएगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं तो मुझे कौन सी स्टेट मिलने वाली है, सॉलिड लिक्विड गैस में से आप कौन सी स्टेट को प्रेफर करोगे, कौन सी स्टेट को प्रेफर करोगे, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट मिलने वाली, सॉलिड लिक्विड गैस में से आप किसको प्रेफर करोगे, गैस। मतलब ये बताओ अगर मैं इस साइड मूव कर रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस साइड मुझे कौन सी स्टेट मिलनी चाहिए, गैस। ये गैस आ गई। समझ में? याद रखने का तरीका बता रहा हूं।
नहीं तो आज तो याद रहेगा, कल भूल जाओगे। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कौन सी स्टेट मिलेगी? प्रेशर बढ़ा रहे हो मतलब कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेस करोगे तो आप किस साइड जाओगे? सॉलिड साइड की, लिक्विड साइड की, गैस साइड? सॉलिड। और प्रेशर कहाँ है? ऊपर, मतलब यहां पे क्या मिलेगा? सॉलिड। समझ में आया? ऊपर कौन सा मिलेगा? सॉलिड। ऊपर कौन सा मिलेगा? सॉलिड। जब प्रेशर बढ़ाते जाओगे, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं, प्रेशर बढ़ाओगे तो कौन सी स्टेट मिलेगी? सॉलिड। हाई प्रेशर, बहुत प्रेशर करते जा रहे हो तो क्या होगा? चीजें किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगी? सॉलिड, सॉलिडिफाइड होना चालू। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस में जाएगा? वेपर साइड। ये टेम्परेचर। और गैस कहाँ है? अब क्या बचा? लिक्विड। तो बेचारा लिक्विड यहां डाल दो बस। समझ में आया? कैसे याद रखते हैं? ऊपर कौन? ऊपर सॉलिड। हॉरिजॉन्टल में कौन? टेम्परेचर के साथ कौन आता है? गैस। प्रेशर के साथ कौन जाता है? सॉलिड। अब देखना, पानी का प्रेशर, पानी का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे जाता है ये, एक ऐसा, ऐसा बनता है। ये होता है ट्रिपल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब तीनों स्टेट एक साथ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ट्रिपल पॉइंट बोले तो तीनों स्टेट एक साथ। अब अब यहां यहां ध्यान देना, बात नहीं करो, यहां देखो। ये बताओ, इसके ऊपर कौन है? इस वाले, मतलब अपन ने ऐसी लाइन खींच दी, इसका मतलब क्या है? ये किसका इलाका है? सॉलिड का। ये किसका है? लिक्विड का। ये किस, सॉरी, ये गैस का, और ये लिक्विड का। ये बताओ, जो बॉर्डर होती है वो किसकी होती है? दोनों की। बॉर्डर किसकी होती है? दोनों की। तो दोनों बोले तो इक्विलिब्रियम। अब आपसे बोल दिया कि ए और बी हैं, दोनों हैं, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। तो ये जो, ये वाला इलाका किसका है? सॉलिड का। ये वाला इलाका किसका है? गैस का। ये लाइन वाला किसका है? दोनों का। दोनों बोले तो इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड क्या रहेंगे? सॉलिड और लिक्विड क्या रहेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम पे। सॉलिड और गैस। यहाँ पे कौन कौन इक्विलिब्रियम पे रहेगा? जल्दी बोलो। लिक्विड और सॉलिड। और यहाँ पे कौन इक्विलिब्रियम पे रहेगा? लिक्विड और गैस। ये ये लाइन पे हैं तो इक्विलिब्रियम पे हैं। अगर इलाके के अंदर सॉलिड इसके अंदर घुस गए तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, नीचे आ गए तो गैस में। और सर यहां रहे तो तीनों, तीनों, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों। इसको बोलते हैं अपन ट्रिपल पॉइंट। ये जो पॉइंट है क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है अपना, अरे जल्दी हो गया। चलो, ट्रिपल पॉइंट। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व, इसको बोलते हैं मेल्टिंग कर्व, इसको बोलते हैं क्या? बॉइलिंग कर्व या वेपराइजेशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कर्व। इन जनरल क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रिपल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। लिख लेना ये बेटा। ये इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है, ये मिसलेनियस पार्ट है। इन जनरल क्या होता है कि अपन ली चैटले प्रिंसिपल में कहीं दिक्कत होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम के साथ पढ़ाया जाता है ये लास्ट में। चलो, क्या? पेपर फेस मतलब पेपर बनाना। सब्लिमेशन में से कोई सी कोई एक स्टेट रहेगी। होमवर्क हो गया था? नहीं हो? तो यार, ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं तुम्हारा। डाउट किसका डाउट था ये? कौन सा था? 11। 11 कल करेंगे अपन। 11 में अपन जब पढ़ेंगे ना पेपर फेस वाला, तब बात करेंगे अपन। अब क्या करेंगे होमवर्क में? कितने हैं? 18 से लेके 26 तक कर लेना। 28 से लेके 26 तक, इंटीजर से पहले वाले। इंटीजर नेक्स्ट उसमें करेंगे। लो बेटा, अब अपन ने ये नेक्स्ट क्लास में ट्रिपल पॉइंट वाला कैरी करेंगे। जो आपको बताया ना, याद रखना, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब टेम्परेचर, प्रेशर कौन सा कहाँ लगाना है।
एक तो ये चीजें हो, चीजें पता ना हो तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन छोड़ दो। उल्टा सीधा पता हो, ना छोड़ते बनता है, ना सही तो होएगा ही नहीं, नेगेटिव जरूर आएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ गया ना।